नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। वायनाड, केरल के वायनाड में मेपाड़ी के पास पहाड़ी इलाकों में मंगलवार सुबह हुए भीषण भूस्खलन के बाद अब तक 63 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोग अभी भी वहां पे फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए तेज रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। इलाके में भारी बारिश के कारण बचाव कार्य बाधित हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मल्लपुरम के नीलांबुर क्षेत्र में बहने वाली चलियार नदी में कई लोगों के बह जाने की आशंका है। इस बीच मुंडकई के कई घर, दुकान और वाहन मलबे में दबे हुए हैं। घटनास्थल पर जाने वाला एक पुल था जो बह गया है, जिससे कि अब रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। वायनाड में हुए भूस्खलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से भी बात की और राहत बचाव के हर संभव में मदद का भरोसा दिलाया। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वायनाड हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मलबे में दबे लोग सुरक्षित निकल जाएंगे। उन्होंने केरल के सीएम से रेस्क्यू ऑपरेशन की भी बात कही है। एक प्राकृतिक हादसा के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक की सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है, कई लोग इंजर्ड हैं। मैं उन सभी परिवारों को संवेदना देता हूं। उनके दुख में मेरे विचार उनके साथ हैं, मेरा मन उनके साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। सभापति जी, जैसा कि अभी यहाँ चर्चा शुरू हुई और सभी हमारे माननीय सदस्यों ने एक तरीके से अपनी चिंता व्यक्त की और उन्होंने जो वहाँ घटना घटी है और जो त्रासदी हुई है, जो एक बड़ी त्रासदी है, उसके प्रति उन्होंने कंसर्न शो किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह जो त्रासदी है, ये सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। So early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region.
आगे चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर हिलाल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। अहमद सर, ये जो वायनाड में घटना हुई है काफी दुखद है, जिसमें 63 लोगों की जान चली गई है। क्या कुछ वहां पे इंतजाम किए जा रहे हैं जिनको बचाया जा रहा है उनके लिए, और क्या कुछ इंतजाम किया गया है? देखिए, ये बहुत ही एक दुखद घटना हुई है और निश्चित रूप से जो वहाँ की राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, ऐसी आशा की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर मदद पहुंचाने की कोशिश करें उसमें, और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। अभी जो है वो निश्चित रूप से क्योंकि ये घटना घटित हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो मदद है उसकी तीव्रता को और ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मदद और जल्द से जल्द वहां पे पहुंचे, जिससे वहां के जो परिवार हैं, जो वहाँ उस परिवार से पीड़ित लोग हैं, उनको जो है वो राहत मिल सके। और साथ ही साथ सरकार को जो है वो जो इस हादसे में घायल लोग हैं उनके इलाज के लिए पूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए, और वो लोग जो इस हादसे में नहीं रह गए उनकी भी आर्थिक मदद जो है वो तुरंत उनको दी जानी चाहिए। हिलाल जी, लेकिन ये जो घटना हुई है, अक्सर ये चीजें देखी जाती है, ये तो हर साल बारिश होती है फिर बाढ़ आती है, लेकिन इस तरीके के लोगों को इतना नुकसान ना हो, इसके लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर पहले से इंतजाम किए जाए तो वो बेहतर होगा, लेकिन जब कभी भी कोई प्राकृतिक घटना घटित होती है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस प्रकार का होगा, पहले कभी वहां पे इस प्रकार की घटना घटित हुई या नहीं हुई, इन सब चीजों को भी ध्यान रख करके जो है वो कार्य किया जाता है। हाँ, आपकी बात सही है, अगर उसके जो है वो पहले से तैयारी हो, पहले से वहाँ पे इंतजाम हो, तो निश्चित रूप से हताहत लोगों की संख्या जो है वो कम जी। हिलाल जी, लेकिन वही सवाल है कि जब बाढ़ और बारिश ये परेशानियां हर साल आती हैं, केवल वायनाड में ही कई हिस्सों में ये चीजें देखी जा रही है, सरकार भी होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी, लेकिन फिर भी इस तरीके के इंतजाम पहले से सरकार क्यों नहीं करके रखती है कि लोगों को अपने इतने नुकसान ना उठाने पड़े? जी, हमने आपसे पहले ही कहा कि आपके हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि अगर पहले से इंतजाम कर लिए जाए तो वो बेहतर होगा। लेकिन जैसा कि ये है कि सब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जब प्राकृतिक घटना होती है तो इसके लिए जो रिलीफ है वो कितनी तेज आता है, कितनी त्वरित गति से आता है, सरकार का वहां के ऊपर मुख्य रूप से कार्य होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो इस घटना में जो है त्वरित वहां पर रिलीफ पहुंचाएगी, लोगों को सहायता पहुंचाएगी, और जितने भी लोग इस आपदा में से प्रभावित हुए हैं उनको तुरंत जो है वो मदद पहुंचेगी। हिलाल जी, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पे पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ इंतजाम उनके तरफ से किए जाएंगे परिजनों जो अपनी जान गंवा चुके हैं उनके घर वालों के लिए? ये लोग वहां पे पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है कि जो वहां पे कार्य चल रहा है, बचाव कार्य चल रहा है, उसके अंदर किस तरह से तीव्रता आ सकती है और किसी तरह की कोई शिथिलता ना होने पाए, किसी भी तरह से सरकारें जो है वो अपने कार्यों में पीछे ना हटने पाए, और जो वहां पर लोग मदद के लिए हैं वो सारे के सारे मौजूद हों। और साथ ही साथ जैसा कि राहुल गांधी जी जो है वो लगातार इस वक्त कहते हैं कि जहां भी इस प्रकार की घटना हो वहां के पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों की मदद करें। तो राहुल जी की वहां पर मौजूदगी से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो भी मदद के ऊपर जो है वो ज्यादा जोश से होंगे, और साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी एक दबाव रहेगा कि वो किसी प्रकार की कोई शिथिलता इसमें ना बरते। ठीक है हिलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव की ओर इशारा करते हुए बताया कि चाचा को फिर से गच्चा दे दिया गया। चाचा बेचारे हमेशा ही ऐसे ही मात खा जाते हैं। सीएम योगी ने इस पर तंज पर शिवपाल ने अपने ही अंदाज में सदन के अंदर जवाब दिया। शिवपाल यादव ने सीएम योगी से कहा कि 3 साल आपके संपर्क में भी रहा, गच्चा तो आपने भी दिया। शिवपाल की बात सुनकर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। खुद सीएम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शिवपाल ने आखिर में ये भी कहा कि अब दोनों डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया।
चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करते। अरे हमारे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इसीलिए आजाद मुझे आपकी तरफ नहीं। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे। मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। विधानसभा का नजारा रहा जो योगी आदित्यनाथ ने जब शिवपाल सिंह पे तंज कसा, तो उनका भी ये जवाब आया कि जब मैं आपके साथ 3 साल तक था तब भी मुझे गच्चा ही दिया गया। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, विधानसभा में ये बोला गया योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल पे ये तंज कसा कि आपको गच्चा दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकल के आ रही हैं कि शिवपाल सिंह काफी दमदार दावेदारी अपनी रख रहे थे नेता प्रतिपक्ष के लिए, लेकिन उनको ना दे के दूसरे को मौका देना ये कहाँ तक सही रहा? बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र का दूसरा दिन था और अनुपूरक बजट पेश होना था। वहीं इधर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सदन में संबोधन शुरू किया तो उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव पर हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने चर्चा को फिर से गच्चा दे दिया है। उनका सीधा निशाना नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे को बनाने को लेकर था। उनका ऐसा मानना था कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाना था, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने चाचा को गच्चा देते हुए मेरे नेता प्रतिपक्ष नहीं बचाया। भतीजे को चाचा से डर है कहीं वो हथियार न ले। इसका पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि चाचा को कोई गच्चा नहीं दिया है, गच्चा तो आपने दिया क्योंकि हम 3 साल तक आपके भी संपर्क में रहे। इसके अलावा शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की वापस से सरकार बनेगी दोबारा, और उसमें आपके जो सीएम है वो आपको गच्चा दे देंगे 2027 चुनाव के समय। ऐसा तमाम बातें जो है शिवपाल यादव की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कही गई। वहीं उधर अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए बताया कि हमने चाचा को कोई गच्चा नहीं दिया, किसी को कोई धोखा नहीं दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली वालों को गच्चा दे दिया। तो देखिए आज जो सत्र का दूसरा दिन था उसमें इस तरह के तमाम सियासी बयानबाजी देखने को मिली, और अब कई दिन तक ये चर्चा का विषय रहेगा सियासी गलियारों में किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले शिवपाल यादव के वजह लेने की कोशिश की, फिर उसके बाद शिवपाल और अखिलेश दोनों ने योगी आदित्यनाथ को इस पे गच्चा वाले सवाल में जवाब दिया है। अभिनव, लेकिन जहां तक अभी तक सपा का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने ही लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया है, ऐसे में शिवपाल को अनदेखी करना, क्या ये अखिलेश यादव ने आने वाले चुनाव को लेकर ही ये अपनी एक समझदारी दिखाई है, या चुनाव को लेकर ही उन्होंने ये फैसला किया है कि अपने चाचा को ना बनाकर किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाया है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए फॉर्मूले के तहत राजनीति में आगे बढ़ रहे थे और 2024 के चुनाव में उन्होंने इसी को लेके जीता। अब जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई विधानसभा में, क्योंकि विधान परिषद में लाल
लाल बिहारी यादव को अखिलेश यादव पहले ही नेता प्रतिपक्ष बना चुके थे। तो चूंकि वो ओबीसी हैं, यादव समाज से आते हैं और उनको जब नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया विधानमंडल में, और तो विधानसभा में अगर नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव को बनाया जाता तो भारतीय जनता पार्टी इस पे और अधिक सवाल उठाती। क्या सपा के ओबीसी का मतलब सिर्फ यादव ही है? दोनों में नेता प्रतिपक्ष यादव है। और एक सवाल ये भी उठता कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति कर रही है। और वही पीडीए का जो फॉर्मूला था उसको आगे ले जाते हुए उसमें आंकड़े को भी जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम था। माता प्रसाद पांडे बहुत वरिष्ठ नेता थे और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और मनोज पांडे के जाने के बाद ब्राह्मण समाज को वापस समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने एक कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है उनका। लेकिन चुनाव में कितना साबित हुई ये देखने वाली बात है कि लेकिन माता प्रसाद पांडे एक बेहतरीन विकल्प हो सकते थे और उन्हीं को इस आधार पर बनाया है। इसके अलावा कई दलित चेहरे नाम पे चल रहे थे, लेकिन पीडीए का फॉर्मूला तो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी दे ही रही है। इसलिए यदि अगला भी हो जाए तो ये बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग मानी जाती है। और उसी को लेते हुए अखिलेश यादव ने एक तगड़े समाज से आने वाले नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, और वो भी समाजवाद के उस दौर के नेता है जब मुलायम सिंह सक्रिय राजनीति में थे। नेताजी के काफी करीबी है माता प्रसाद पांडे, इसीलिए उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। और शिवपाल यादव भी इस पे राजी हुए। ये एक ऐसा नाम था जिसपे न शिवपाल यादव ने बगावत की न जी सरोज ने बगावत की। जी ठीक है अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।